ऑनरी कैप्टन श्यामलाल शर्मा। थोड़ा सा हवलदार शमशेर सिंह। लोगों को सम्मानित किया गया है और क्या इसके पीछे एक मोटिव था? सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मैं लेफ्टिनेंट कमांडर अतुल चंबियाल, डिप्टी डायरेक्टर सैनिक कल्याण अधिकारी शिमला व किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। आज 16 जून को हमने आज़ादी का अमृत महोत्सव के चलते हुए जो हमारे भूतपूर्व सैनिक थे जिन्होंने विभिन्न युद्धों में अपना लोहा पाकिस्तान या चाइना हो उनको मनवा के भारत को एक शानदार जीत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उनको सम्मानित किया गया है। यहाँ पे हमारे जिला शिमला के 3 भूतपूर्व सैनिक थे। सर्वप्रथम लेफ्टिनेंट कर्नल दौलत चौहान, वो राजपूत रेजिमेंट के थे जिन्होंने 1971 के युद्ध में अपनी बहुत ही शानदार भूमिका निभाई थी। तत्पश्चात हमारे सूबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन श्यामलाल शर्मा जी थे, ये जम्मू कश्मीर राइफल्स के थे और जिन्होंने कि 1999 करगिल युद्ध में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और अंतिम में हमारे हवलदार शमशेर सिंह थापा जो कि कोर ऑफ सिग्नल्स के थे। इन्होंने 1962 का भारत चीन का युद्ध और 1965 भारत पाकिस्तान के युद्ध में हिस्सा लिया था और भारत को एक शानदार जीत दिलाई थी। शमशेर सिंह थापा अभी भी 91 वर्ष के हैं और तंदुरुस्त हैं और इन तीनों की स्वास्थ्य की शुभकामनाओं के लिए हम कोशिश करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं ये तीनों हमारे जो भूतपूर्व सैनिक थे ये स्वस्थ रहें। धन्यवाद। डिप्टी डायरेक्टर जिला सैनिक बोर्ड शिमला हिमाचल प्रदेश, कर्नल चौहान साहब OIC ECHS शिमला हिमाचल प्रदेश, कर्नल दौलत सिंह चौहान साहब नयन राजपूत के वेटरन्स हैं 77 साल में जो अभी भी तंदुरुस्त और यंग है। हवलदार शमशेर सिंह जी जो कोर ऑफ सिग्नल के हैं जिनकी 91 ईयर्स उम्र है। सभी मीडिया कर्मी और मेरे प्यारे सभी वेटरन साथियों, आज अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में हम सब लोग यहाँ पर सैनिक बोर्ड में पुरस्कृत किए जा रहे हैं जो योद्धा रहे हैं जिन्होंने विभिन्न युद्धों में भाग लिया जिला शिमला के। तो मैं अपने सभी हिमाचल प्रदेश जिला शिमला के सैनिक बोर्ड का सभी का शुक्रिया गुजार करता हूँ। मेरा नाम सूबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन श्यामलाल शर्मा है। मैं 73 में शिमला से भर्ती होकर अगस्त 2004 में 31 वर्ष की सेवा करके रिटायरमेंट हो गया था और सूबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन से रिटायर हुआ था। उसके पश्चात मैंने दूसरी नौकरी 60 वर्ष तक आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड में सुपरिटेंडेंट के तौर पर किया। उसके पश्चात मुझे इन 31 सालों में मुझे विभिन्न जगहों पर ऑपरेशनों में सर्विस करने का मौका मिला, जैसे नागा हिल्स, नागालैंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, OFC हेडक्वार्टर मद्रास और लेह लद्दाख, सियाचिन ग्लेशियर और कारगिल वार। इनमें मुझे मेरिटोरियस सर्विस मेडल और 12 मेडल्स ऑपरेशनल स्टार और मेडलों से भी सम्मानित किया गया था यूनिट से। उसके पश्चात सबसे बड़ी जो बात है कारगिल युद्ध है। कारगिल युद्ध एक बहुत भयंकर और खतरनाक युद्ध था जो कि
मई 99 से जुलाई 99 तक 3 महीने चला। उस टाइम मैं अपनी यूनिट 14 जैक राइफल्स जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स के साथ त्राल एरिया में था। हमारी पलटन त्राल एरिया में आतंकवादियों से एरिया मुक्त करवा चुकी थी। हमें पता लगा कि काक्सर, कारगिल, बजरंग पोस्ट पर जो है वो पाकिस्तानी घुसपैठिए और बाद में जो है पाकिस्तान की NLI के फौजी भी उनमें शामिल थे। वो जो वहां पर ऊंचाई में बैठ चुके हैं और आर्म्ड एम्युनिशन के साथ उन्होंने पूरी पहाड़ियों को, बर्फीली चोटियों को घेर लिया है। बिना किसी समय गंवाए हुए हमारी यूनिट को सबसे पहले काक्सर, द्रास वैली, इन 5000 मीटर से भी ज्यादा चोटियों पर भेजा गया और दुश्मनों को खदेड़ने का काम दिया गया। हालांकि उस समय इतना पता नहीं था कि दुश्मनों की कितनी तादाद होगी और कितना होगा, लेकिन फिर भी हमारी पलटन 14 जैक राइफल्स, जिसमें कि सभी डोगरा होते हैं, उन्होंने पूरा पहाड़ी इलाकों में चढ़ने का पूरा अभ्यास किया होता है और रस्सों के सहारे उन बजरंग पोस्ट, तोतोलिंग, काक्सर की पहाड़ियों पर, जो कि 16,000-17,000 फीट से भी ऊंचाई थी, बर्फीली पहाड़ियां, उनमें चढ़ने का, रस्सों के सहारे चढ़ने का जो कोशिश की और धीरे धीरे चल पड़ा। अब तक जो है हवाई जहाज का भी फायरिंग शुरू हो गया था, बफोर्स का फायरिंग हो रहा था, पाकिस्तान की आर्टिलरी के फायर आ रहे थे और हमारे लोगों ने भी स्मॉल आर्म्स, मीडियम मशीन गन और हर तरह से इधर से फायरिंग जाता था बफोर्स का। ये रात दिन चला रहता था, जैसे कि दिवाली की आतिशबाजियां होती है उस तरह से फायरिंग होता रहा और लड़ाई चलती रही। उसके बाद लड़ाई ने और भी रूप लिया। हमारी दूसरी पलटन भी एक 13 जैक राइफल्स थी, उसको जो है टाइगर हिल में लगाया गया। कारगिल युद्ध बहुत बड़ा युद्ध था और हाँ जी, हम ये पूछना चाहेंगे आपसे कि कि हिमाचल प्रदेश वीर भूमि है। हाँ जी। कई परमवीर चक्कर, वीर चक्कर यहाँ के नाम हाँ है, जी, हाँ लेकिन जी। अपनी रेजिडेंट नहीं है हिमाचल प्रदेश में। हाँ जी, हाँ जी। तो इस तरह की मांग क्या उठाएंगे या होनी चाहिए हिमाचल प्रदेश के रेजिडेंट, क्योंकि इतने जवान यहाँ से शहीद होते हैं और इतने जवान जो है देश की सेवा में लगे हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। हमारी सभी से ये है कि हमारी हिमाचल रेजिमेंट एक होनी चाहिए, जिस तरह की से कि दूसरी रेजिमेंट्स हैं, जाट रेजिमेंट है, डोगरा रेजिमेंट है। हालांकि हम भी जैक राइफल्स के डोगरा रेजिमेंट ही आते हैं, लेकिन हमारी भी हिमाचल की जो है एक फोर्स होनी चाहिए। उसके बाद मेरा थोड़ा सा बात रह गया था, मैं एज ए हेड क्लर्क यूनिट में था, मुझे एक टुकड़ी के साथ जो है कार्रवाई दी गई कि अपने ड्यूटी के अलावा आपने इनको आर्म्स, अम्युनिशन, वेपन, क्लोथिंग और घायलों को पोस्ट से नीचे लाना है थ्वाइस में कैंप तक, जो कि हमने बहुत बखूबी से निभाया और हमारे जवानों में इस तरह से उनका मुराल अप होता रहा, जुनून था और उनमें बहुत मुराल होता रहा। आखिर में हमारी विजय हुई और लास्ट में जब सीज फायर किया हमारी यूनिट से, जब उधर से ओके रिपोर्ट दिया, तभी सीज फायर हुआ था। और 26 जुलाई को हर साल जो विजय दिवस मनाया जाता है। मेरा लोगों को और आप लोगों को यही संदेश है कि उद्देश्य जो हमारा होना चाहिए और हमें आगे बढ़ना चाहिए और हर तरह से हमें कामयाबी की तरफ बढ़ना है। और मैं ज्यादा ना बोलता हुआ यहीं पर नाम लेता हूँ। वेस्टर्न कमांडो हुआ करती थी शिमला में, और इस महत्व का जो ये सम्मानित किया जा रहा है और डिप्टी डायरेक्टर जी हमारे लेफ्टिनेंट कमांडर जी हैं चमियाल जी और कैप्टन श्यामलाल जी हैं, सरदार शमशेर सिंह जी हैं। तो अच्छा लगता है कि अगर हमारे को इस तरह से जिन्होंने बहुत कुछ देखा हुआ है 60-70 साल पहले, तो अगर इस तरह का कोई सम्मान मिलता है तो अच्छी बात है और दूसरे लोग भी उत्साहित होते हैं। आगे आने वाली जनरेशन, खैर ये है कि एक सबसे बड़ा युद्ध तो सन 71 का है, जो कि सारे फ्रंट में था, ईस्ट और वेस्ट में।
इसका महत्व इसलिए ज़्यादा है कि एक नया देश पैदा हो गया, बांग्लादेश, जिससे हमारे सामने उनकी फ़ौज, पाकिस्तान की फ़ौज जो ईस्ट पाकिस्तान में थी, उनने सरेंडर किया। ये सबसे बड़ा हिस्ट्री का बात रहनी है, हिस्ट्री में भी लिखा जाएगा कि भाई 1 लाख लगभग, या एग्जैक्टली देखा जाए तो 93,000 सैनिक और ऑफिसर जनरल के समेत आर्मी कमांडर जो थे, उनने हमारी फ़ौज के सामने सरेंडर किया। उस वक्त हमारी फ़ौज के कमांडर थे फील्ड मार्शल मनीषा जी, और हम थे वेस्टर्न सेक्टर में थे, जम्मू कश्मीर में, इसमें जम्मू के सेक्टर में थे। हम भी स्टेट एरिया में थे, पाकिस्तान के साथ सियालकोट सेक्टर में थे। हमारे को भी टास्क दिए गए थे, हमने भी एक्शन में भाग लिया, काफ़ी भाग लिया। और उस वक्त मैं कंपनी कमांडर भी था और फिर एजुटेंट भी बना। और उसके बाद फिर हमने काफ़ी उसमें रेड किए, हमारे कैजुअलिटी भी हुई, 14-15 आदमी की हुई। एक ऑफिसर को हमारे वीर चक्र मिला, मैसेज डिस्पैचेस मिला, और काफ़ी और दूसरे अवार्ड मिले। तो उस इसमें हालांकि डिफेंसिव हमारी रोल थी, पर हमने जो दुश्मन के एरिया में जा कर के वहाँ पर पोस्टों पर कब्जा किया और उसको जीता। और सिर्फ ये 14 दिन का लड़ाई थी, ऐसा नहीं है जैसे आज की लड़ाई चली हुई, आप देखते होंगे, पूरी जनता देखती है, जो यूक्रेन का चला हुआ है, साल से भी कोई 14-15 महीने हो गए हैं, अभी लड़ाई चली हुई है, पता नहीं आगे कब तक चलेगी। वर्ल्ड वार भी ऐसे ही चले थे, पहले भी 14 से 18 तक वर्ल्ड वार चला, 4 साल तक, और फिर दूसरी बारी 42 से 46 तक वर्ल्ड वार चला, कई सालों तक चलते रहते हैं। पर हमारा एक सबसे छोटा ऑपरेशन था 14 दिन का, और 14 दिन के अंदर ये 3 दिसंबर से शुरू हुआ था। 3 दिसंबर में तब हुआ जब पाकिस्तान वालों ने हमारे पूरे 31 एयरफील्ड, कश्मीर, श्रीनगर से लेकर गुजरात तक, और ये डेप्थ में अम्बाला, हलवाड़ा वगैरह, इसके बाद ये रेड किए 3 दिसंबर की शाम को। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने हमारे वहाँ पर ऑल इंडिया रेडियो बोला कि भाई हम पाकिस्तान के साथ अब लड़ाई के लिए है, और लड़ाई शुरू हो गई है। उसके बाद हमारी लड़ाई शुरू हुई, हम उसी वक्त फील्ड में गए, और बल्कि जो हम फायरिंग शुरू हो गई थी गन्स की, आर्टिलरी गन की, एयर ट्रैफिंग वगैरह, उसके अंदर हम आगे गए, और फिर 14 दिन तक इस तरह लड़ाई लड़ी। और 14 दिन के बाद वो सीज फायर हमने की। हिंदुस्तान ने पहले सीज फायर वो डिक्लेयर की, क्योंकि हम जीते थे, हमने काफ़ी एरिया कवर कर लिया था, एक नया देश पैदा हो गया था। तो बहुत बड़ी अचीवमेंट थी ये पूरे वर्ल्ड में, हिस्ट्री में। और उस वक्त किया, हालांकि हमने मेरे को तो उस वक्त में 67 में प्री कमीशन ट्रेनिंग में गया था, पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था MSc में। उसके बाद फिर हमने मार्च 16 में मेरे को कमीशन मिला, हम कैप्टन थे उस दौरान। और उसके बाद फिर हमने 91 में रिटायरमेंट ली, और उसके बाद मैंने सिविल लाइफ में यहाँ पर शुरू किया, एक पंचायत प्रधान से। यहाँ भी काफ़ी हमारी उपलब्धियाँ रही हैं, उसके बारे में तो हम नहीं बताएंगे। और मतलब ये है कि लड़ाई के दौरान हमने जो कुछ हो सकता था अपने देश के लिए नाम प्राप्त करना था, उस वक्त किया। पूरी फौज ने बहुत अच्छी तरह से काम किया। और चलो 62 की लड़ाई में हमारे को धोखे से चीन वालों ने धोखा दे करके काफ़ी हमारे को नुकसान ही पहुंचाया। 65 में हमने उसका बदला पाकिस्तान से लिया। फिर 71 में तो पाकिस्तान का हमने खात्मा ही कर दिया, उसको 2 भागों में बांट दिया। ये सबसे बड़ी अचीवमेंट थी, और आज तक ये हिस्ट्री में लिखा जाता है। हालांकि आजकल तो उसके बाद कोई वॉर नहीं हुआ है, छोटे मोटे जैसे कारगिल का है, बैटल बोलते हैं, छोटे लेवल के ऑपरेशन होते हैं, तो इसको वॉर नहीं बोल सकते हैं, इसको तो एक लोकल एक्शन होता है। वॉर वो था जो 71 वॉर के बाद कभी वॉर नहीं। अब ऐसा है, ये हमारी खुशकिस्मती देखिए, हम उस वक्त ज्वाइन किया, वॉर के दौरान रहे और लड़ाई लड़े। हालांकि हमारे अभी आज भी मेरे 3 बेटे कर्नल हैं, बहू भी कर्नल है फौज में। मेरे पिताजी फ्रीडम फाइटर थे, आज़ाद हिंद फौज में रहे, और वो जापान, सिंगापुर, उसमें 4-5 साल तक आज़ादी की लड़ाई में रहे। और हमारा जनरेशन टू जनरेशन ये काम चला हुआ है देश सेवा का, और आगे भी करते रहेंगे, ऐसा हमारा विचार है, सोचेंगे। सरकार ने एक जो फैसला लिया है अभी अग्निवीर का, उसको किस तरह से देखते हैं आप? अग्निवीर का फैसला सरकार ने लिया है तो सोच समझ करके लिया होगा। ये है कि चलो हमारे देश में नौजवान बहुत सारे हैं जो चाहते हैं कि फौज में जाएं, और ये है कि 4 साल के बाद उनका क्या होगा, अब इसके बारे में इनको ज़रा गहराई से सोचना पड़ेगा कि वो उनको कैसे एडजस्ट करेंगे। हालांकि कई स्टेशन
बताया भी है, पैरामिलिट्री फोर्स बोला है कि उनके लिए रिजर्वेशन होगी कुछ 15%, कुछ 20%। इसमें सारे लोग एडजस्ट हो सकते हैं, नहीं हो सकते, वो अलग बात है, मतलब एक डिबेट में बात है। पर अभी देखा, और उन्हें पैसा भी देना है कि हो सकता है अगर 4 साल के बाद आएंगे 10-12 लाख उसको मिलेंगे, अपना स्वरोजगार किसका करना है, पढ़ाई करनी है, आगे ज़िंदगी में बढ़ना है और कुछ करना है, तो वो भी चॉइस उसके लिए है। मतलब ऐसा मैं समझता हूँ कि शायद ये कामयाब होगी स्कीम अगर ये जो वहाँ से निकलते हैं। अच्छा, दूसरी ये कि हमारे पास एक ट्रेंड फोर्स मिल जाएगी जब कभी इमरजेंसी आएगी, जैसे कि सन 62 की लड़ाई में हुआ, तो सब लोगों को वहाँ पर बुलाया गया। हालांकि कई लोग जो है काम छोड़ के आए, कई लोग पटवारी का काम छोड़ के आए, कोई दूसरे और जगह थे काम में छोड़ करके वो इमरजेंसी में देश सेवा के लिए आगे आए। तो हो सकती है ये लोग भी आएंगे वहाँ पर, हमारी को एक ट्रेन फोर्स मिल जाएगी, इनको खुद भी फायदा होगा। ये कि अगर 4 साल के बाद थोड़ा इनका ये बढ़ जाए सर्व करने का जो टाइम है, 4 से अगर 7-8 साल हो जाए तो और अच्छा रहेगा, और ज़्यादा इनको एक्सपीरियंस होगा, ज़्यादा पैसा सर, जिस तरह से आपने लड़ाई लड़ी और आपके साथियों ने कुर्बानियाँ दी, आज क्या लगता है कि उसका महत्व युवा पीढ़ी समझ रही है या नहीं तो समझ रहे हैं? मैं समझता हूँ कि अगर मैं ब्लंट एक बड़े ऐसे रुखे इसमें बोलूँ कि आज नहीं समझ रहे हैं उस चीज़ को। इसलिए नहीं समझ रहे हैं कि मैं कल परसों यहाँ पर आया हुआ था, तब भी हम डिस्कस कर रहे थे डिप्टी कलेक्टर साहब से कि भाई देखो ऐसा सम्मानित तो आप हमारे को कर रहे हैं, शिमला जिले के हैं, चलो हम अभी है जिंदा है, मैं भी अभी 80 की साल में पहुँच रहा हूँ, तो अभी 91 साल के हैं हमारे हौलदार शमशेर सिंह जी। तो यहाँ ये है कि कितना अच्छा होता कि अगर यही फंक्शन हमारे 15 अगस्त या रिज मैदान पर होता, 3 ही तो आदमी थे हम, और 3 आदमी को वहाँ सम्मानित किया, तो जनता को मैसेज जाता, नौजवानों को मैसेज जाता, हमारी जनरेशन को है, वो चाहे महिला हैं, चाहे नौजवान हैं, चाहे बुजुर्ग हैं, उनको जाता कि यार ये अगर ऐसे जाएंगे तो ऐसे समान होता है। अभी हम बंद दरवाजे में वो होता है ना भाई, जंगल में मोर नाचा तो किसने देखा, वो बात होगी। अभी यहाँ कर दिया है इनको, जैसे आदेश ऊपर से आए इन्होंने भी कर दिया, ये भी काम कर रहे हैं कि भाई सम्मानित करें डिस्ट्रिक्ट लेवल में। डिस्ट्रिक्ट लेवल एक बहुत छोटी सी बात है, अब हम एक कमरे में यहाँ पर इकट्ठे, किसने देखा, कौन देखेगा, किसको पता लगेगा। तो मैं समझता हूँ कि अगर ये चीज़ें ओपन में हो तो और होता है। और दूसरी चीज़ें ये होता है कि आपने बड़ा महत्व वाला ये क्वेश्चन पूछा है, इसकी बहुत ज़्यादा गहराई है इसमें ये है कि भाई देखो, फौज को और जवान को तब याद किया जाता है जब संकट होता है देश के ऊपर। संकट का मतलब है तूफान आ गया, आज भी आप देख रहे हैं टीवी में, कभी भूकंप आ गया, दूसरा है लड़ाई लगी, खैर वो तो है ही, हम लड़ाई के लिए तो बने ही हैं, ट्रेनिंग तो वही है, जाते भी है, हथियार भी उठाते हैं, मरते भी है, मारते भी है। पर जो दूसरी आफत आती है देश के ऊपर, अभी कहीं दंगे हो जाते हैं, वहाँ भी फौज को बुलाया जाता है। कोई मसला पुलिस से हल नहीं होता है तो वहाँ भी फौज को ही बुलाया जाता है उनको कंट्रोल करने के लिए। यानी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप रोज मतलब कोई ना कुछ ना होता रहता है। इलेक्शन के दौरान दंगे होते हैं, फलानी जगह वहाँ पुलिस का कंट्रोल नहीं हो रहा जी, अब फौज को भेजो। तो फौज का इस्तेमाल तब है जब वो आफत चली गई, खत्म होगी, उसके बाद फौज को भूल दिया जाता है, कोई नहीं पूछता। उसके बाद हम जाते हैं दफ्तर में, जाते हैं, एक्स सर्विसमैन जाते हैं, बहुत सारे आप देखते होंगे, कोई दफ्तर को पूछता नहीं, वो आम आदमी की तरह हाँ भाई लाइन में खड़े हो, कहाँ से आया, क्या आया। अब कोई जवान आता है, 10 दिन की छुट्टी आता है, 7 दिन की छुट्टी, कौन काम करेगा 7 दिन में? तो यहाँ बाबू जगह से हिलते नहीं है, वो बोलते हैं वो बाबू नहीं है, वो अगले हफ्ते आएगा, हालांकि वो काम करना था। तो बड़ी प्रॉब्लम होती है। ये जो मान सम्मान जवान को मिलना चाहिए, हमेशा हमेशा मिलना चाहिए, वो नहीं है, और ये सिर्फ है आफत के दौरान है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, हमारे को बड़ी अफसोस हुआ और हम इस बात को कई बार रिपीट भी करते हैं। हमारे यहाँ पर थे सन 62 के कर्नल धन सिंह थापा, कर्नल 62 की लड़ाई में धन सिंह थापा, और चीन बॉर्डर पर वो उधर चीन के एरिया में गिर गए और उनको कैद कर ले गए। उनको परमवीर चक्र मिला, परमवीर चक्र। वो जिंदा रहे वो अलग बात है, नहीं तो वो जिंदा नहीं रहते तो किसको मिलना था। वो यहाँ पर हमारे समर हिल में थे, समर हिल में रहते थे शिमला में, किसी को पता नहीं था। मैं अपने बेटों को बोलता जो फौज में है, कर्नल है, अब बोलते अरे भाई तुमको पता है कोई? भैया हमारे ऐसे भी वीर आदमी है जिनको परमवीर चक्र मिला। सन 62 की लड़ाई में
चीन ने कैद में कर लिया, बड़ी उनको यातनाएं झेलनी पड़ी, और ये शुक्र मानो कि वो जिंदा रह गए और वापस आ गए। पर जिस दिन उनकी वो डेथ हुई उस दिन क्या हुआ, कोई सरकार का प्रशासन का एक आदमी 2 फूल लेकर के वहां नहीं आया। डेथ की जब खबर आप प्रेस के बंधुओं ने लगाई कि भी परम विदा, वो छोटी सी मतलब 4-5 लाइनें लिखी। होने का बहुत शौक था, मैं भर्ती होके और देश की सेवा करूँ। मेरे को भर्ती कर दिया, पहले एयरफोर्स में कर लगे, ब्रिगेड एयरफोर्स। मेरी माँ कहने लगी कि ये हवाई जहाज बहुत सारे गिर रहे हैं और ये तो वैसे मर जाएगा। इसको पानी में डूबने, पानी में तैरने नहीं आता कि हिमाचल में कहीं पानी डूबता है, कोई नदी नाले नहीं है तो ये डूबेगा। फिर उसके बाद में आर्मी में उन्होंने कहा आर्मी आ दो, सिग्नल कोर की भर्ती हो रही थी। मैं पढ़ा लिखा था उस टाइम में, तो पहले 10वीं पढ़ा हुआ था, 10वीं की बड़ी वैल्यू थी मेरे को। अच्छी ट्रेड दे के उन्होंने 1 साल करते मैंने पूरा ट्रेनिंग किया। ट्रेनिंग करते ही मेरे को कहा कि आपको सीधा 26 जम्मू जाना पड़ेगा। हम जम्मू में बैठ के उस चले गए। जम्मू में जैसे गए कर अभी बिस्तर मत रखो, अभी शेख अब्दुल्ला जी जा रहे हैं यहाँ से डॉक्यूमेंट्स कुछ लेके, उनको वहाँ जाना, रोवर सेट में बैठो और फटाफट वो बिस्तर ही नहीं खोले और उनके साथ भागे। बुढ़िया जाके हमने उनको पकड़ा, लेके आए वापस। फिर उनके साथ जो कुछ हुआ वो हुआ। हमें कहा कि आप लोग यहीं रहेंगे। अब फिर एक्सरसाइज में, फिर मुझे एक्सरसाइज में चले गए। वहाँ एक्सरसाइज में भी काफी ट्रेनिंग। ये जो आपको लगी है कब लगी और कैसे लगी है? 65 की। कहाँ पर? 65 की लड़ाई में? हाँ, वो वहाँ पर अम्बुश लगा के बैठे हुए थे। 7 जेट का इतना उनका वो खतरनाक बना रखा था, हमें डरा रखा था कि भाई ये जाके हम वहाँ पर लंच करेंगे दिल्ली में जाके। तो 7 जेट हमने अम्बुश लगाया तो पता नहीं, लेकिन उसको रेडियो संकेत मिल गया। उसने क्या देखा कि वहाँ आवाज के पहले सीधा नीचे आ गया है, सीधा नीचे आया। तो हम तैयार होते हुए फिर वो ऊपर को चला गया, तो पीछे से भी गोला मारते आगे से भी। जब दोबारा हमने क्या आ गया भाई आप तो हम नाचने लगे, नाच के हमने कहा अब नहीं छोड़ेंगे। वैसे ही ब्रेन गन से जैसे नीचे को डाइव किया, ब्रेन गन मारी, बड़ी गन से चलते। उसके अब लगा कहाँ, सबने सबने आगे डीप था, डीप ने भी मारा होगा, वो किसी का लगा हुआ, लेकिन वो गिर गया था। तो हमने कहा कि भाई इसको हालांकि छोड़ेंगे नहीं आज, वहाँ बस हम छोड़ा नहीं इसको। तो ये अब फिर उसके बाद वो हेलीकॉप्टर उठा के पता नहीं हमें दिल्ली गए, तो दिल्ली में बैठे हुए थे। हमने कहा कि यार दिल्ली में कैसे है, देखो तो यहाँ तो पट्टी लगी हुई है। उसके बाद फिर बरेली भेज दिया, बरेली से फिर पूना भेजा, पूना से फिर उन्होंने कहा, पुणे से फिर उन्होंने कहा कि आप कैटेगरी वेस्टर्न कमांड शिमला आ गया। मेरे को होम पोस्टिंग में जब शिमला गए, शिमला में इन्होंने कहा कि भाई आप ऐसा करो कि ये आप ले लो, कैटेगरी कर दिया। मैंने सारा अपने कैटेगरी कर दिया, तो मेरे बच्चे कौन पालेगा, फिर मेरे को तो बोर्ड आउट होल्ड करेंगे। तो मैंने कहा आप मेरे को करेंगे, आप कर दो थोड़े। फिर उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, आप ये बी कैटेगरी बी ले लो और वेस्टर्न कमांड लो। वेस्टर्न कमांड से फिर मैं चला गया हौलदार बन के ये जम्मू की तरफ। वहाँ का काफ़ी साल रहा, श्रीनगर रहा। उसके बाद में श्रीनगर में छोटा हल्का काम मिला, हम फिर रिक्वेस्ट नहीं करा, तो फिर लास्ट यूनिट मेरे को वेस्टर्न डिपार्टमेंट और वेस्टर्न डिपार्टमेंट शिमला आ गया। तो यहाँ आके अपने बच्चों को पढ़ा। अब बड़ी मुश्किल ये होगी कि बच्चे पढ़ा तो दिए है इतने त्याग बलिदान के पैसे से, लेकिन बच्चों को नौकरी नहीं है। और मैंने रिक्वेस्ट भी करी
अपने मिस्टर साहब गवर्नर साहब से कि सर आप नौकरी पैदा करिए, कम से कम फौजियों के बच्चे को फौज में ले। वो वहाँ पर भी बस ये सिफारिश में सब मार दिया। अब इतनी मुसीबत हो गई है कि बच्चे हाई क्लास, वो कहते क्या कितना पढ़े हम कितना का पढ़े हम हैं, ग्रेजुएशन हो गए, एम.कॉम पढ़ रहे हैं, ये भी टीचर भी पढ़ लिए, नौकरी नहीं हो गई तो फिर करेंगे क्या आदमी, कैसे क्या? या तो कोई ऐसी हिंदुस्तान इंडस्ट्री लगाए, यहाँ गोले बनाए, यहाँ मोटरें बनाए, यहाँ टैंक बने तब, लेकिन नौकरी नहीं होगी तो फिर चाहे वो गरीब हो चाहे कुछ, तो फिर पेट कैसे पालेगा? ठीक है जी, धन्यवाद।